हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करने वाले। मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर हम ये पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर देंगे और वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार एक बड़ा चैप्टर आप लोगों को सिर्फ छोटी वीडियो से पता लग जाएगा, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में रिवीजन के साथ साथ जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, मतलब ये चैप्टर पहली बार कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि उन्हें एक आइडिया हो जाएगा इस वीडियो को देखने से कि हाँ यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या टॉपिक्स हैं, क्या लेवल है। और जो रिवीजन कर रहे आ रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। चलो यार, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को निपटाते हैं 30 मिनट में और बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के लिए पूरे का पूरा कंटेंट इस चैनल पे अपलोडेड है बेटा जी। वन शॉट करवा रखे हैं, नए वन शॉट करवा रखे हैं, नए प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं, डिटेल नोट्स दे रखे हैं बेटा जी। 1 पेजेस नोट, नए नोट्स दिए हुए हैं। ये नहीं है कि पुराने चेप दिए या पुराने में से कॉपी पेस्ट करके दे दिया आप लोगों को, नहीं। 1 पेजेस नोट्स भी नए दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं लगभग इस वीडियो के बाद 7 चैप्टर दे चुका हूँगा तुम्हें, और 7 रह जाएंगे, वो भी 4-5 दिन में आप लोगों को मिल जाएंगे। फॉर्मूला चीट शीट ऑलरेडी अपलोडेड है, MCQ करवाए हुए हैं। NCERT डायमंड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो भी 7-8 चैप्टर तक पहुंच चुकी है, वो भी पूरी होने वाली है बेटा जी। 30 मिनट रिवीजन वीडियो, इसमें भी लगभग आधे चैप्टर हम निपटा चुके हैं और ये भी 5-7 दिन में पूरी हो जाएगी। मतलब क्लास 12 फिजिक्स में अगर फोड़ना चाहते हो, 70 में से 70 लाना चाहते हो, तो भैया फुल कंटेंट इस चैनल पे आप लोगों के लिए है। और एकमात्र ऐसा चैनल है क्लास 12 फिजिक्स के लिए जो बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग यार कंटेंट लेके आता है। ठीक है, ये नहीं है कि अपने हिसाब से कभी भी कोई भी वीडियो बना दी, कभी भी लाइव चले गए, ऐसा नहीं है। जो बच्चों की डिमांड होती है ना, जो बच्चों को सीक्वेंस में चाहिए होता है, वो सब यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों को मिलता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक जरूर भेज देना यार, क्योंकि सपोर्ट की बहुत कमी है और मोटिवेशन चाहिए। एक मोटिवेशन आना चाहिए ना, कि मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे कि सर ये सीरीज़ जल्दी पूरी कर दो। अरे भाई, सीरीज़ तो मैं 3-4 दिन में पूरी कर दूँ, बट उसके लिए एक मोटिवेशन तो आए। वो मोटिवेशन कैसे आएगा? सिर्फ लाइक्स से, सब्सक्राइबर से, व्यूज़ से। और वो कैसे आएंगे? जब आप लोग शेयर करोगे। तो जो भी बच्चा देख रहा है अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है बेटा। और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, मोस्ट एक्टिव चैनल है बेटा। क्लास 12 फिजिक्स के लिए, बोर्ड्स के लिए, CBSE के लिए मोस्ट एक्टिव चैनल है। सब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिलती है। जितना भी मेरा कंटेंट है ना, यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है मैंने। और अभी एक बार दोबारा फिर से मैं कल से, मतलब जैसे कल एक दूसरा दिन होगा तो उस दिन मैं एक चैप्टर पोस्ट करूंगा, वहाँ पे उसकी वीडियोस पोस्ट कर दूंगा, तो बच्चों की हेल्प हो जाती है। तो मोस्ट एक्टिव चैनल है, इसको भी फटाफट से आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, ज्वाइन जरूर कर लेना इसको, ओके। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये एक कंडक्टर हमने लिया, इसके क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शन मान लिया, ठीक है। अब कंडक्टर है तो भैया उसमें क्या होंगे? चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो भैया इस क्रॉस सेक्शन में से क्या हो रहा है? चार्ज का फ्लो होना, नेट चार्ज का फ्लो होना। क्योंकि क्या होगा, पॉजिटिव इधर जा रहे होंगे, नेगेटिव इधर जाएंगे, तो जो नेट चार्ज फ्लो होगा, वो जो नेट चार्ज फ्लो होगा कितने टाइम में फ्लो होगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो आप बोलोगे इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। किसी भी टाइम के लिए कोई भी चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो हम इसको लिखने वाले हैं I इज इक्वल टू dq/dt के लिए, ओके। छोटे से टाइम के लिए अगर हम बात करें, लेकिन अगर उस क्रॉस सेक्शन में से जाने वाला, उस क्रॉस सेक्शन में से जाने वाला जो चार्ज है वो सेम है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो करंट कैसा होगा? स्टडी होगा। तो स्टडी के केस में हम कैसे लिखने वाले हैं भैया? I इज इक्वल टू q/t लिखने वाले, मतलब चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज अपॉन में टाइम वो क्या होने वाला है भैया? करंट होने वाला है। क्या होने वाला बेटा जी? करंट होने वाला है, ओके। इसकी SI यूनिट क्या होगी? देखो, ऊपर चार्ज है तो कूलम लिखेंगे, नीचे टाइम है तो सेकंड लिखेंगे। कूलम सेकंड इनवर्स को हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। और करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा, कोई वेक्टर सम वाला सीन नहीं होता यहाँ पे, ओके। साथ में आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन को देख सकते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो आपको करंट की डायरेक्शन भी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, द करंट इज सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मतलब मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। मान लो यहाँ से तुमने 5, एक एग्जांपल लेते हैं, एक पाइप लिया, 5 लीटर यहाँ से भेजा तो 5 लीटर यहीं से मिलेगा भैया। ऐसे ही मान लो एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कम ज़्यादा है।
तो यहाँ से अगर आपने 10 लीटर भेजा तो यहाँ से 10 लीटर ही मिलेगा। तो कॉमन सी बात है कि जो करंट है इज सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये लास्ट वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट का काम करते हैं। अब अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंडक्टर्स होगी, वैक्यूम्स हो गए, तो उनमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है भैया, करंट फ्लो करता है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करता है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल की वजह से करता है। होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब, पहले बात कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। डिस्चार्ज ट्यूब भी होती है भैया जिसमें एटॉमिक गैसेज होती है। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, जिसमें एटॉमिक गैसेज होती हैं। तो ये क्या होती हैं, ड्यू टू पॉजिटिव आयंस, मतलब इनमें करंट किस तरीके से फ्लो करता है, पॉजिटिव आयन की वजह से और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पॉजिटिव आयन की वजह से और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी की लाइनों से निकले हुए हैं, ताकि आप लोगों को पता हो छोटी छोटी चीज़ें कि हाँ यार ये चीज़ें हैं काम की। एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, करंट डेंसिटी क्या होता है। अब मान लीजिए आपने क्या लिया है, एक एरिया लिया, उसमें से क्या जा रहा है भैया, करंट जा रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है, तो करंट डेंसिटी यही है, क्या है, करंट डेंसिटी इज I बाई में A। ठीक है, मतलब कोई एक कंडक्टर आपने लिया, वहाँ पे कोई एक पॉइंट आप मान रहे हो, कोई क्रॉस सेक्शन ले रहे हो। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर लिया है, उसमें कोई मान लो यहाँ पे आपने पूछा, तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना करंट इसमें से जा रहा है, इस एरिया में से फ्लो कर रहा है। करंट पर यूनिट एरिया, उसे बोलेंगे हम J। और J एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में ही क्या होगा, J की डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलो अगर मान लो A नॉर्मल नहीं है भैया, मान लो A नॉर्मल नहीं है, करंट ऐसे जा रहा है, एरिया ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, एरिया ऐसे है, तो एरिया हमें इधर ही चाहिए, तो इधर हम A cos थीटा लिखेंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया का कंपोनेंट होना चाहिए या एरिया वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर A कोई एंगल बनाता है तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, I अपॉन में A cos थीटा यूज़ करते हैं। यहाँ से अगर मैं I निकालता हूँ तो दिस विल बी J A cos थीटा बनने वाला है। मतलब cos थीटा को हटाओगे तो डॉट बन जाएगा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दी है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है भैया, करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट, ऊपर होता है करंट तो एम्पियर, नीचे होता है एरिया तो मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर जो है वो क्या है आप लोगों के लिए, वो है भैया इसकी एसआई यूनिट। अगर हम मान लो करंट कैसा है, चेंजिंग है, करंट कैसा है, चेंजिंग, और छोटे से एरिया में से अब छोटा सा, मतलब ऐसा बोलो कि कोई एरिया उसमें से करंट जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। ठीक है, बहुत ऐसे एरिया, यहाँ से करंट कुछ जा रहा है, यहाँ से कुछ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो करंट फिर सबके लिए सेम हो जाता है। तो उस केस में हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट डी एस जो होता है वो छोटा सा एक स्मॉल एरिया जो हमने माना होता है वो होता है। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एक कंडक्टर आपने लिया, ठीक है, उस कंडक्टर के अंदर क्या है भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से देखना, इधर देखो, सबसे पहले इधर हमने क्या किया कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ, तो ये क्या होंगे, रैंडम मोशन में होंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर, कोई इधर। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब किसी भी वॉल्यूम में या किसी भी क्रॉस सेक्शन में अगर हम देख रहे होंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड जा रहे होंगे उतने ही दूसरी साइड जा रहे होंगे, तो इससे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ या विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो होने वाली है, तो करंट भी जीरो होने वाला है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से होगा क्या, ये सिरा पॉजिटिव बना कंडक्टर का, ये भी नेगेटिव बना, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो गया, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब इनके अंदर क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा फोर्स फील करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इधर आना शुरू होंगे। तो ये जो विद वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ ये आ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी के साथ जो आ रहे हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उसे बोला जाता है वीडी। तो वीडी का एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, वीडी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय में एम करना है। यहाँ पे जो स्मॉल ई है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ इज द रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन टाइम, अब होगा क्या, जब भैया इलेक्ट्रॉन चल के जा रहा है तो वो टक्कर खा रहा है आयंस के साथ, तो एक टक्कर लगी, फिर दूसरी टक्कर लगी, तो जो टक्कर लग रही है उनके बीच में जो रिलैक्स मिल रहा है, जो टाइम मिल रहा है, वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ओके, ये चीज़ें आप लोगों को सारी की सारी आनी चाहिए। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है जो आप लोगों को पता हो कि आई इज इक्वल टू होता है ए एन ई वी डी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन ई वी डी होता है। मोबिलिटी क्या होता है भैया, सिंपल अगर हम देखें तो मोबिलिटी होता है रेशो किस किस का,
मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में ई इलेक्ट्रिक फील्ड। बट है क्या कि ये मोबिलिटी है क्या? मोबिलिटी है कि भैया इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ चल रहा है तो वो कितना जल्दी इसको पास कर रहा है, कितना जल्दी इसको पास कर रहा है, तो वो कहलाएगी मोबिलिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और साथ में कौन है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट रखेंगे तो टोटल हमारे पास मिल जाएगी इसकी एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर, वी इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ओके, समझ में आया? यस और नो फटाफट से एक बार बता दीजिए सभी बच्चे। चलो, तो ये हुई मोबिलिटी की बात। ओम्स लॉ क्या कहता है यार? ओम्स लॉ तो सिंपल है, जब भी कोई हम एक कंडक्टर लेते हैं उसमें से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, वो क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि उसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाया होगा, मतलब लगाया होगा। तो ओम्स लॉ यही बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब अगर V है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, उसमें से जाने वाले करंट के। और उस टाइम पे कुछ कंडीशंस हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये चीज़ें कांस्टेंट है, जैसे कि टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सब क्या है? कांस्टेंट हमने रख दी। तो उस टाइम पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम I बोल सकते हैं। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा देंगे R और ये बन जाएगा I। तो ये R जो है ये कांस्टेंट है, जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो R है वो V और I पे डिपेंड करता है भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि V और I पे वो डिपेंड कर रहा है। R डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू होगा RI। अगर हम इनके बीच का एक ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, अगर ये सारी चीज़ें हमने मानी है, कांस्टेंट मानी है। तो अगर मैंने यहाँ पे I लिखा, यहाँ पे V लिखा, तो इनके बीच का ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है। अगर मैं यहाँ से देखूँ R निकालने की कोशिश करूँ तो R क्या होगा भैया? V/I। तो इस ग्राफ से मैं V/I कैसे निकाल लूँगा? इस ग्राफ में इधर I है, इधर V है, तो मतलब I/V ये मुझे स्लोप मिल रहा है। तो अगर मैं इसको 1 में I/V कर रहा हूँ तो V घूम के ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब मैं 1 में स्लोप करूँगा तो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये लिखा है 1 में स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, y में x, ये y में x एक्सिस। क्लियर है? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है भैया? ओम्स होती है। रेजिस्टेंस जो होता है वो मैंने बोला ना कि किस पे डिपेंड करता है भैया? लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, इन्वर्सली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, तो इनका एक रिलेशन होता है जो आप लोगों को याद करना है। R इज इक्वल टू M L, यहाँ पे होता है NE² टाउ बाय में A। अब यहाँ पे जो ये लेंथ है और एरिया, ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। ठीक है, मतलब अगर कोई कंडक्टर है तो L आप माप रहे हो, लेंथ ले रहे हो तो उसकी डायमेंशन है, एरिया देख रहे हो तो उसकी डायमेंशन है, लेकिन उसका मास, उसकी नंबर डेंसिटी जो स्मॉल n है, ठीक है, और E चार्ज और रिलैक्सेशन टाइम, ये सब डिपेंड करते हैं मटेरियल पे। तो ये मटेरियल पे जो डिपेंड करते हैं इसको मैंने एक नाम दिया, कांस्टेंट का नाम दिया, जिसको मैंने बोला रो। और रो क्या होता है भैया? रो होता है एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोल सकते हो। ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर। ये डिफरेंस है, ये चीज़ें याद रखना। अगर हम लेंथ जो है भैया किसी मेटेलिक वायर की जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको अगर हम स्ट्रेच कर दें n टाइम्स से, तो उससे क्या होगा भैया? उसका रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? n² R बन जाएगा। ठीक है, बट इट्स रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि मटेरियल तो वही का वही है। भाई हम किसी की डायमेंशन चेंज कर रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, लेकिन मटेरियल तो वही का वही है, तो उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा। ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि होगा क्या? देखो, जब यार हम किसी को लेंथ, मतलब किसी कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहे हैं या उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसका मास जो है वो तो सेम ही है। ठीक है, वो तो सेम ही है, मटेरियल वही का वही है। तो मटेरियल वही का वही है तो भैया उसकी जो है क्या रहने वाली है? रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है, लेकिन लेंथ बदल रही है, लेंथ कम ज़्यादा हो रही है, एरिया कम ज़्यादा हो रहा है, तो रेजिस्टेंस बदल रहा है। ठीक है, तो ये केस मैंने इंपॉर्टेंट समझा कि हाँ तुम्हारे लिए पता होना चाहिए कि लेंथ को जब हम इतने टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस n² R हो जाता है। ठीक है, चलिए कंडक्टिविटी क्या होता है भैया? जैसे हमने रेजिस्टिविटी लिखा था, रेजिस्टिविटी क्या है? एक रेजिस्टेंस है ड्यू टू मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ऐसे ही कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी था M में NE² टाउ, वो ऊपर चला गया NE² टाउ। इसकी यूनिट क्या होगी? अगर हम पहले बात करें रेजिस्टिविटी की यूनिट की तो वो ओम मीटर होती है। अब कंडक्टिविटी में आ गए हैं तो नीचे आएगा ओम मीटर, तो वो ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। एक रिलेशन आता है छोटा सा जो आप लोगों को याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन जे करंट डेंसिटी सिग्मा
एंड साथ में ई के बीच में आप लोगों को याद रखना है। तो ये होगा J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब सिग्मा क्या है यार, कंडक्टिविटी है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि J इज इक्वल टू 1/ρ, यहाँ पे E लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है कि तुमने किस तरीके से समझा है चैप्टर को। ठीक है, ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं यार, देखो ओहमिक नाम से पता लग रहा है कि जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे, जिनमें V और I का जो ग्राफ होगा वो एक लीनियर आएगा, तो वो कहलाते हैं ओहम्स लॉ। वो क्या कहलाएंगे, ओहम्स लॉ कहलाएंगे। जैसे कि मेटल्स जो होते हैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं इनका। ओके, नॉन ओहमिक क्या होते हैं, नॉन ओहमिक जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है, V और I के बीच में जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता, कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं। ये 3 मैंने बनाए हुए हैं। जैसे कि ये केस किस किस में होते हैं, जैसे कि डायोड्स होते हैं, जंक्शन डायोड्स होते हैं, वॉल्व्स होती हैं, उनमें होता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, ये V बनाया हुआ, ये I बनाया हुआ, तो जाना चाहिए था ये ऐसे, लेकिन ये ऐसे बना, तो ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज इंक्रीज करी हमने, वोल्टेज के साइन पे करंट डिपेंड कर रहा है। अगर हमने वोल्टेज प्लस में बढ़ाई है तो करंट इधर जाके ऐसे इंक्रीज हो रहा है, अगर नेगेटिव में बढ़ाई है तो ये इधर जाके ऐसे इंक्रीज हो रहा है। और इधर देखो इधर देखो ये वोल्टेज है, इधर ये करंट है, इधर ये क्या है, करंट है। मान लो आप लोगों ने ये एक वोल्टेज ले ली, यहाँ पे क्या है, देयर इज़ मोर देन 1 वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट। मान लो ये है, ये है, ये V है, तो इस टाइम पे ऐसे करंट निकाल लो, यहाँ पे है तो ऐसे करंट निकाल लो भैया। तो अलग अलग वैल्यू पे, मतलब करंट की 2 वैल्यू होंगी एक ही वोल्टेज पे, करंट की 2 वैल्यू होंगी एक ही वोल्टेज पे। जैसे कि यहाँ पे हमने V रखा, ये V है, तो यहाँ पे भी करंट की वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे भी करंट की वैल्यू मिल रही है। सर ये तो सेम ही हो गया ना, ये तो क्या ही कहानी बोल दी आपने। मतलब थोड़ा सा और ऊपर अगर हम देखें इसी वोल्टेज के आसपास, तो वो सेम मिलने वाली है। ठीक है, तो भैया समझने का क्या है मेन इसमें, कि यहाँ पे समझने का सिर्फ ये है कि भैया यहाँ पे जो ग्राफ होते हैं वो लीनियर नहीं होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो ये 3 ग्राफ हैं, एक बार इनसे अंदाज़ा हो ही जाएगा तुम्हें कि क्या कुछ है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखो 2 फॉर्मूले आप लोगों को याद करने होंगे। एक होता है ये फॉर्मूला RT, मतलब T क्या होता है, RT क्या होता है भैया, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। ठीक है, और R0 क्या होता है, R0 होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और T जो होता है एक टेम्परेचर होता है, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये होता है। इन दोनों से तुम्हें पता लग जाएगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटते हैं या बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, मेटल के केस में क्या होगा कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई है, वो जल्दी से वाइब्रेट हो रहे हैं, उससे टाउ कम हो रहा है। टाउ अगर कम हो रहा है भैया, टाउ अगर कम हो रहा है, ताऊ जी कम हो रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस ही बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिलैक्सेशन टाइम घटा, और रिलैक्सेशन टाइम घटने से R इंक्रीज़ हो गया। और एक फॉर्मूला ये होता है जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़े तो अल्फा होता है पॉजिटिव। अल्फा उस टाइम पे क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटे तो उसको बोलते हैं अल्फा उस टाइम पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए सेल क्या होते हैं भैया, सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज का उस सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, देखो आप लोगों के पास मान लो एक सेल है, उस सेल के 2 सिरे होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो सेल के सिरों के बीच में, मतलब 2 सिरों के बीच में जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, ठीक है, सिर्फ देखा, निकाला नहीं, उसमें से कुछ भी करंट नहीं निकाला, क्लोज सर्किट नहीं है, तो उस टाइम पे वो कहलाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट, दैट इज व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, इट इज नोटेड बाय स्मॉल ई। कुछ ऐसे टाइप का ई होता है, साइलेंट टाइप का। ओके, मतलब सेल जो आप दुकान से लेके आ रहे हो उस टाइम पे अगर उसके पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करते हो तो वो EMF कहलाएगा। जब उसको सर्किट में लगा देते हैं और तब नोट करते हैं तो भैया फिर वो टर्मिनल वोल्टेज बन जाती है। क्या बन जाती है फिर, टर्मिनल वोल्टेज या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। इट इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ ए सेल इन ए क्लोज सर्किट। इसको V से शो करते हैं। अब ये क्या होता है, V इज इक्वल टू EMF माइनस IR होता है। ये IR क्या होता है, ये एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल जो होता है कुछ इस तरीके का होता है और साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r से। ठीक है, अब जो EMF है भैया वो किस पे डिपेंड करता है, EMF डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, किस तरीके का वहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया, वो किस तरीके की रिएक्शन करेगा। ठीक है, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज़, एक केमिकल हम यूज़ करते हैं सेल के अंदर, वो किस तरीके का है। ठीक है, और साथ में टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए।
यूनिट क्या होगी, सेम है वोल्टेज की तरह, तो ये वी ही होने वाली है, इसकी यूनिट वोल्ट होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है अंदर की तरफ, ठीक है, जब करंट निकल रहा होता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिस्चार्जिंग हो रही है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है भैया, अब सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वहाँ पे भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, अब ये किसकी वजह से है, अंदर जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट। किस किस पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, उनके बीच में डिपेंड करता है भैया। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के हैं, ये रिएक्टिव है नहीं है, रिएक्शन कर पाएंगे उतनी अच्छी है नहीं कर पाएंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की नेचर की बात हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के नेचर की बात हुई है, और साथ में कितना एरिया जो है वहाँ पे इमर्स्ड किया हुआ है लिक्विड के अंदर, कितना एरिया डिप्ड है, आप लोग ये बोल सकते हो उन इलेक्ट्रोड्स का। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। एक रिलेशन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, ईएमएफ के साथ और वोल्टेज के साथ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, वो होता है कैपिटल आर, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोला जाता है, ईएमएफ अपॉन में वी माइनस 1। तो ये जो है बड़े काम का है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सेल है आप लोगों के पास जिसका ईएमएफ है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इसके अक्रॉस हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया आर, कैपिटल आर। तो भैया यहाँ पे इस केस में जो है स्मॉल आर की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। अब दो केस जहाँ पे क्वेश्चन फंसता है, अगर मान लो सेल कोई क्वेश्चन दिया, न्यूमेरिकल दिया और उसने बोला कि वहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही है सेल की, तो सिंपल वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, ई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई एम एफ माइनस आई आर। लेकिन चार्जिंग जब हो रही है, तो चार्जिंग के केस में क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर करना, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है किसके, ई एम एफ के, क्योंकि बाहर से सप्लाई आ रही होती है, ठीक है। तो उसके केस में हमें इसको प्लस लिखना होता है, चार्जिंग के केस में यहाँ पे प्लस होता है, डिस्चार्जिंग के केस में यहाँ पे माइनस होता है। न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है ये चीज़, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या है भैया, आइडेंटिकल का केस कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ, मतलब हमारे बोर्ड्स में यही दिया हुआ, तो इसलिए हम ये वाला कर रहे हैं। तो इसमें हमने आइडेंटिकल सेल लिए जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इनको सीरीज में लगा दिया, कितने लगाए, एन लगाए, और साथ में लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि करंट कितना है। तो करंट कैसे निकालते हैं, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो भैया इसका टोटल ईएमएफ कितना होगा, एक की वैल्यू ई है, कितने जुड़े एन, तो टोटल ईएमएफ इज एन ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले एक काम करते हैं, इनका छोटा छोटा रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, ये सारे सीरीज में है, एन लगे हुए हैं, तो एन आर इसका रेजिस्टेंस हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर हुआ, साथ में आगे ये एक रेजिस्टेंस है तो प्लस आर हो गया क्योंकि सीरीज में है। तो भैया देखो आर इक्विवेलेंट एन आर हुआ था, बट हमें निकालना है करंट, तो करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, अरे भाई इन सब का एन आर हुआ, तो आगे ये भी तो लगा हुआ है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर प्लस एन आर हो गया। अब यहाँ पे दो केस हमने करें, अगर आर को हम बहुत छोटा कर दें तो हमें ई की वैल्यू, आई की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलती है। अगर हम आर को बहुत बड़ा कर दें एन आर के कंपैरिजन में, इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो हमें कुछ ऐसे मिलते हैं। तो ये मैक्सिमम करंट का केस होता है क्योंकि एन टाइम्स मिल रहा है, यहाँ पे एन टाइम्स आप लोगों को यहाँ पे करंट मिलता है। क्लियर है, चलो पैरेलल में क्या होता है भैया, पैरेलल में ध्यान देना वही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वही सेल ले रहे हैं, सिर्फ उनको पैरेलल में लगा रहे हैं और एम लगा रहे हैं। यहाँ पे एन सेल लगाए थे, यहाँ पे एम सेल लगा दिए, आगे वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। देखो यार पैरेलल है तो ई की वैल्यू तो सेम रहेगी सबके अक्रॉस, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी किसी, तो टोटल ईएमएफ हुआ ई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इस केस में मैं तुम्हें सिर्फ एक सिंपल चीज़ बताऊंगा, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, आइडेंटिकल हो, तो आप उस नंबर से डिवाइड कर दो, उसका टोटल आ जाएगा। मतलब देखो आर 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 लगे हुए हैं, कितने बार लगे, एम, तो आर बाय एम कर दो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के नीचे उसका नंबर लिख दो, कितनी बार वो लगे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस बना यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, जिसकी वैल्यू ये है, और ये सीरीज में इसके साथ रेजिस्टेंस ये सीरीज में होगा, तो प्लस में हो गया ये आर। तो करंट कैसे लिखेंगे, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी दो केस कर दिए कि अगर कि आर को बड़ा कर दें इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, आई की वैल्यू आ रही है ई बाई में आर आ रही है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को बड़ा कर दें एज़ कम्पेयर टू किसके, कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो उसकी वैल्यू आ रही है दिस। मतलब इस केस में अगर आप आर को छोटा कर रहे हो तब आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, क्योंकि एम टाइम्स मिल रहा है। यहाँ पे आर को बड़ा कर रहे थे कैपिटल आर को, तो आप लोगों को मैक्सिमम करंट मिला था। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है भैया, सीरीज में भी लगे होते हैं
और पैरेलल में भी लगे होते हैं। तो ऐसे सेल हमने n लगाए, ऐसे हमने m बार लगा दिया इन रोज़ को। तो एक रो का EMF कितना बना NE, फिर अगली रो का NE, अगली रो का NE, तो टोटल EMF कितना है NE 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 चल रहा पैरेलल में, तो NE ही रहेगा। चलो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना बना एक रो का NR, अगली रो का NR, अगली रो का NR, इसकी बात अभी नहीं कर रहे। तो भैया NR 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 पैरेलल में लगे, तो NR NR नीचे क्या लिखेंगे नंबर, कितनी बार लगेंगे, ये M बार लगे हुए हैं। कितनी बार लगे हैं भैया, ये ऐसे लगे हुए हैं M बार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अगर नहीं लिखा मैंने। ये कैसे लगे हुए हैं, ऐसे M बार लगे हुए हैं। ठीक है, कितनी बार लगे हैं, M बार लगे हैं, M टाइम्स लगे हैं। तो उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, NR को नीचे M से डिवाइड कर देंगे, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, आ गया। अब ये सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गए, तो इसके साथ तो सीरीज में है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बनने वाला है, टोटल रेजिस्टेंस ऐसे बनने वाला, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बनने वाला है। अब वही बात है, करंट निकालना, तो क्या करेंगे, टोटल EMF टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट की तुमसे इक्वेशन पूछी जाती है, या फिर मैं बोलूँ कि तुमसे कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिक्स ग्रुपिंग के केस में मैक्सिमम करंट कब फ्लो करता है, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाता है भैया, तो जो है मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमेशा किससे डील करता है, करंट से डील करता है। इसमें क्या होता है कि करंट किसी सर्किट में जंक्शन पे आता है और वहाँ से जाता भी है भैया। ठीक है, आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, मतलब जो सम होता है वो जीरो होता है। या फिर आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, जैसे कि ये पॉइंट है, ये जंक्शन कहलाएगा। जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको हम इनकमिंग करंट बोलते हैं, और जो वहाँ से बाहर जा रहा है उसको आउटगोइंग करंट बोलते हैं। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, इसको बोला जाता है। और ये भैया किसको सपोर्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, जंक्शन रूल और करंट लॉ भी होता है। ऐसे ही किरचॉफ सेकंड लॉ है। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, जब यार एक लूप हो हमारे पास और उसमें क्या है कि मतलब एक से ज़्यादा EMFs लगे हों, बहुत सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स हो, तो हम किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज़ करते हैं। इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना। इट स्टेट दैट इन ए क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रिस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू दैम। मतलब जितने भी वोल्टेज हैं, जितने भी वोल्टेज है EMF है उस लूप के अंदर, उन सब का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। उन सब का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ध्यान से देखना, इट स्टेट दैट इन ए क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रिस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू दैम। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे काम में आने वाली चीज़ है वो होती है भाई ट्रेसिंग। देखो, कोई बैटरी है, सेल है, उसका जो प्लस निशान होता है उसको हाई बोलते हैं, नेगेटिव को हम लो बोलते हैं। एक रेजिस्टेंस हमने लिया जिसमें करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है। करंट कैसे फ्लो करता है यार किसी सर्किट में, हाई टू लो, हाई टू लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हाई और लो के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। जब हाई से लो ट्रेस करेंगे तो लो ही कंसिडर करेंगे, मतलब नेगेटिव लेंगे। अगर हम लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। हाई से लो तो लो, मतलब लो का मतलब नेगेटिव, हाई टू लो नेगेटिव, और सॉरी नेगेटिव टू हाई मतलब लो टू हाई इज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भैया, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये अरेंजमेंट होती है, रोम्बस टाइप अरेंजमेंट होती है 4 रेजिस्टेंस की, जिसमें क्या होता है हमें 3 पता होते हैं, एक अननोन होता है। ठीक है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस PQRS, जैसे शो किया गया है। यहाँ पे PQRS की वैल्यू जो है इस तरीके से एडजस्ट होती है कि ये बैलेंस्ड होता है, मतलब बीच वाली जो ब्रांच है उसमें करंट 0 होता है। देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन, वो जब यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो उसे बैलेंस्ड कंडीशन बोला जा सकता है। उस टाइम पे हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो कि P बाई में Q इज इक्वल टू R बाई में S होगी। P बाई में Q इज इक्वल टू R बाई में S होने वाली है, ये याद रखना है। और जब ये काम होता है कि यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल जो है भैया वो सेम रहने वाली है। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है इसका मतलब। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 3 हमें पता होंगे, एक हमें फाइंड आउट करना होगा। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है भैया, किसी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है किसी टाइम के लिए, उस कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो वहाँ पे एक हीट प्रोड्यूस होती है जिसको लिखते हैं I²RT से, और ये जूल में होती है। ठीक है, अगर मैं कैलोरीज में लिखना चाहता हूँ, कैलोरी में लिखना चाहता हूँ, तो नीचे आ जाता है J, और ये J क्या होता है, जूल मैकेनिकल होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है
4.2 जूल पर केल्विन होती है। क्लियर है बेटा। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, किसी सर्किट में करंट चल रहा है, बैटरी से करंट चल रहा है, तो कौन मेंटेन कर रहा है भैया? कौन मेंटेन कर रहा है? कौन मेंटेन कर रहा है? बैटरी कर रही है, सोर्स ऑफ ईएमएफ कर रहा है। तो वो जो काम किया जा रहा है, टोटल वर्क डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है भाई? सीधा सा एक एनर्जी है, एनर्जी एक वर्क डन है, ठीक है। एनर्जी क्या है? एक वर्क डन। तो ये V इंटू क्यू होता है। क्यू की वैल्यू क्या होती है? क्यू की वैल्यू क्या होती है? I इंटू टी होती है। और VI क्या होता है? पावर। तो ये बोल जाता है पावर इंटू में टाइम। तो क्या लिखते हैं? पावर इंटू में टाइम। इसकी SI यूनिट होती है जूल। अगर हम इसकी कमर्शियल यूनिट की बात करें तो किलो वोट होती है, किलो वोट आवर्स होती है। किलो वोट आवर्स मतलब KWH आप लोग बोल सकते हो। और ये जो KWH है, इसकी एक वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और ये होती है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। जो तुम्हारे घर में बोला जाता है ना, आज 1 यूनिट निकाल दी तुमने एसी चला के, 2 यूनिट निकाल दी तुमने एसी चला के, तो भैया वो इतनी यूनिट कंज्यूम्ड होती है, उसकी वैल्यू ये होती है 1 यूनिट की। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालने हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड कैसे निकालनी है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम की गई है उसमें कितनी यूनिट कंज्यूम की है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में न्यूमेरिकल आ जाता है भैया, तो आप लिखोगे टोटल वाटेज इंटू में टाइम, और टाइम किस में? आवर्स में लिखना है। टोटल वाट इंटू में टाइम, टाइम भी किस में? आवर्स में लिखना, और नीचे लिखेंगे 1000 से। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को आना चाहिए। अब यहाँ पे जो काम कर रहा है उसको करने की जो दर है, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट, उसको बोला जाता है पावर। इसको P से शो करते हैं। तो पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक वर्क डन नीचे टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क डन नीचे टाइम, मतलब वर्क डन है तो VQ लिख देंगे, नीचे टाइम है तो Q/T इज I बन गया। तो ये फॉर्मूला बना पावर का VI, ठीक है। VI तो V की वैल्यू क्या होती है? IR होती है, तो ये I²R होगा। फिर से हम इसमें I की वैल्यू रखेंगे तो V² बाय में R बन जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले जो आप लोगों को याद कर लेने हैं। ऐसे इसमें भी 3 फॉर्मूले बना सकते हैं डिफरेंट वैल्यू को पुट करके, मतलब उसमें सिर्फ टाइम कटता जाएगा, मतलब यहाँ पे टाइम कट चुका है, यहाँ पे टाइम लगता जाएगा। इन फॉर्मूला यही सेम फॉर्मूलाज होंगे, बस यहाँ पे टाइम लगता जाएगा। इसकी जो SI यूनिट होती है वाट में होती है भैया। प्रैक्टिकल अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो वो किलो वाट और हॉर्स पावर होती है, HP उसको बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए, तो ये था हमारा आज का क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन हमने करी है। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को 11वां 12वां 13वां 14वां, ठीक है, और पहला दूसरा और ये भी तीसरा चैप्टर हो गया। तो लगभग 7 चैप्टर जो है 30 मिनट रिवीजन हो चुकी है उनकी। जल्दी ही बाकी के बचे हुए जो 7 चैप्टर बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, बट आप लोगों के सपोर्ट की नीड है यार। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर भेज देना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सुबह, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।